प्यारे श्रोताओं, रेडियो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे महान क्रांतिकारी की जीवनगाथा जिसने पूरे विश्व की राजनीति की दिशा बदल दी। वो व्यक्ति जिसने साम्राज्यवाद और शोषण की जंजीरों को तोड़ने का सपना देखा। वो नेता जिसने गरीबों, मजदूरों और किसानों को आवाज दी। वो विचारक जिसने ये विश्वास जगाया कि दुनिया को बदला जा सकता है अगर लोग संगठित होकर खड़े हों। ये कहानी है व्लादिमीर इलिच लेनिन की। लेनिन केवल रूस तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उनके विचारों ने पूरे विश्व में क्रांतियों को जन्म दिया। उनका जीवन संघर्ष, साहस और विचारधारा का प्रतीक है। दोस्तों, ये केवल इतिहास नहीं, बल्कि उस संघर्ष की गाथा है जिसने पूरी मानवता को नई दिशा दी। तो आइए चले उस सफर पर जहां एक साधारण युवक लेनिन बनकर इतिहास के पन्नों में अमर हो जाता है। अध्याय 1। रूस की पृष्ठभूमि और क्रांति की जरूरत। रूस एक विशाल साम्राज्य था, यूरोप से लेकर एशिया तक फैला हुआ। लेकिन इस विशालता के बावजूद वहां की जनता गरीब और शोषित थी। जार सम्राट का शासन पूर्ण निरंकुश था। कानून, सेना और चर्च सब जार के अधीन थे। किसान भूमि से बंधे हुए थे, जैसे मध्ययुगीन काल के गुलाम। उस समय रूस का सामाजिक ढांचा 3 हिस्सों में बटा था। जार और शाही परिवार असीमित शक्ति और ऐश्वर्य में डूबा। अमीर जमींदार और कुलीन वर्ग किसानों से कर वसूलकर ऐश करते। गरीब किसान और मजदूर वर्ग भूख, ठंड और गरीबी में डूबा, बिना अधिकार के। जनता की पीड़ा। कल्पना कीजिए, सर्दियों की बर्फ से ढकी जमीन, ठंडी हवाएं और जर्जर झोपड़ियों में रहने वाले किसान। उनके पास ना तो पर्याप्त भोजन था, न कपड़े, न शिक्षा। वे दिन रात मेहनत करते, लेकिन फसल और पैदावार पर अधिकार नहीं था। सब कुछ जमींदार और जार का था। शहरों की हालत भी अलग नहीं थी। कारखानों में मजदूर 12 से 14 घंटे काम करते। बच्चों तक को कठोर श्रम में झोंक दिया जाता। बदले में मिलता था बहुत ही कम वेतन। बदलाव की आहट। लेकिन इस अंधेरे में भी आशा की किरणें थीं। यूरोप से नए विचार रूस में पहुंच रहे थे, स्वतंत्रता, समानता और समाजवाद के। किताबें और क्रांतिकारी साहित्य गुप्त रूप से फैल रहा था। लोग सवाल पूछने लगे थे, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? क्या कोई बदलाव संभव नहीं? इसी माहौल में रूस में कई छोटे बड़े विद्रोह और आंदोलन शुरू हुए। कभी किसानों ने विद्रोह किया, कभी मजदूरों ने, लेकिन सबको बेरहमी से कुचल दिया गया। क्रांति की जरूरत। रूस के लोग महसूस करने लगे कि केवल सुधारों से हालात नहीं बदलेंगे। जार की निरंकुश सत्ता और पूंजीपतियों के शोषण को खत्म करना ही होगा। एक नए समाज की जरूरत है जहां सबको बराबरी मिले। यहां से शुरू होती है उस महान क्रांति की कहानी जिसने पूरी दुनिया की राजनीति और विचारधारा को बदल डाला। अध्याय 2। लेनिन का बचपन और प्रारंभिक जीवन। जन्म और परिवार। लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 को रूस के एक छोटे से नगर सिम्बिर्स्क, आज का उल्यानोवस्क में हुआ। पिता इलिया निकोलाएविच उल्यानोव एक स्कूल इंस्पेक्टर थे, शिक्षा से जुड़े ईमानदार और सख्त व्यक्ति। माँ मारिया अलेक्जेंद्रोविना एक पढ़ी लिखी, संस्कारी और दृढ़ निश्चयी महिला थीं। लेनिन का परिवार सामान्य मध्यवर्गीय था। उनमें ना तो शाही ठाट-बाट था और ना ही अत्यधिक गरीबी। लेकिन इस परिवार में शिक्षा और अनुशासन की बहुत अहमियत थी। शिक्षा और बचपन। लेनिन बचपन से ही तेज दिमाग और गहरी सोच वाला बच्चा था। वो पढ़ाई में अव्वल आता। किताबें उसका सबसे बड़ा साथी थीं। खेल कूद में भी सक्रिय था, लेकिन ज्यादातर समय अध्ययन और विचारों में डूबा रहता। उस समय रूस के स्कूलों में जार के महिमा मंडन और चर्च की शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन लेनिन सिर्फ रटने वाला विद्यार्थी नहीं था, बल्कि सवाल पूछता था, बहस करता था। बड़ा झटका। भाई की फांसी। लेनिन के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो सिर्फ 17 साल का था। उसका बड़ा भाई अलेक्जेंडर उलियानोव जार के खिलाफ एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन से जुड़ गया था। अलेक्जेंडर और उसके साथियों ने जार की हत्या की साजिश रची। साजिश पकड़ ली गई और अलेक्जेंडर को 1887 में मौत की सजा दी गई। ये घटना लेनिन के दिल में गहरे बैठ गई।
उसने देखा कि जार का शासन कितना निर्दयी है। उसने महसूस किया कि केवल सुधारों से बदलाव संभव नहीं। तभी उसके भीतर क्रांति की चिंगारी जल उठी। लेनिन का विद्यार्थी जीवन। अलेक्जेंडर की फांसी के बाद भी लेनिन ने पढ़ाई जारी रखी। वो कजान विश्वविद्यालय में दाखिल हुआ, लेकिन वहां छात्र आंदोलनों और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के कारण उसे निष्कासित कर दिया गया। लेनिन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने स्वयं अध्ययन करना शुरू किया और कानून की डिग्री हासिल की। कानून की पढ़ाई के साथ साथ उसने समाजवादी और क्रांतिकारी साहित्य पढ़ा। मार्क्स और एंगल्स से प्रेरणा। इसी समय लेनिन को कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की किताबें हाथ लगीं। दास कैपिटल ने उसकी सोच बदल दी। उसने समझा कि शोषण का असली कारण पूंजीवादी व्यवस्था है। अगर सचमुच बराबरी का समाज चाहिए तो पूरे ढांचे को बदलना होगा। धीरे धीरे लेनिन ने मार्क्सवाद को अपने जीवन का आधार बना लिया। निष्कर्ष। इस तरह एक साधारण सा छात्र जो पहले सिर्फ किताबों और पढ़ाई में डूबा रहता था, धीरे धीरे क्रांतिकारी विचारों का योद्धा बन गया। भाई की फांसी ने उसे भीतर से झकझोर दिया था। अब लेनिन का जीवन एक ही मकसद की ओर बढ़ रहा था, जार की निरंकुश सत्ता को उखाड़ फेंकना और जनता को स्वतंत्रता दिलाना। अध्याय 3। लेनिन का वैचारिक विकास। रूस की राजनीतिक पृष्ठभूमि। 19वीं सदी के अंत में रूस में कई राजनीतिक धाराएं थीं। एक तरफ जार समर्थक जो व्यवस्था को जस का तस रखना चाहते थे, दूसरी तरफ उदारवादी लिबरल्स जो सीमित सुधारों और संविधान की मांग कर रहे थे, तीसरी तरफ क्रांतिकारी संगठन, नारोदनिकी समाजवादी और मजदूर आंदोलनों से जुड़े लोग। लेनिन को इनमें से सबसे अधिक आकर्षण समाजवादी विचारों की ओर हुआ। उसे विश्वास था कि केवल मजदूर और किसान ही असली बदलाव ला सकते हैं। मार्क्सवाद का अध्ययन। लेनिन ने गहराई से मार्क्स और एंगल्स के विचारों का अध्ययन किया। पूंजीवाद की खामियां, वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता, मजदूर वर्ग की ऐतिहासिक भूमिका। उसने सोचा रूस में भी वही क्रांति हो सकती है जैसी यूरोप में मार्क्स ने सोची थी, लेकिन उसे रूसी परिस्थितियों के अनुसार ढालना होगा। क्रांतिकारी लेखन और क्या किया जाए। 1902 में लेनिन ने अपनी सबसे मशहूर किताब लिखी, क्या किया जाए, व्हाट इज टू बी डन। इस किताब में उसने कहा, मजदूरों को सिर्फ आर्थिक मांगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उन्हें राजनीतिक संघर्ष करना होगा। एक मजबूत क्रांतिकारी पार्टी बनानी होगी जो जनता का मार्गदर्शन करे। ये विचार रूस के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए नई दिशा थी। बोल्शेविक और मेंशेविक। रूस की समाजवादी पार्टी RSDLP में 1903 में विभाजन हुआ। एक धड़ा था मेंशेविक जो धीमे सुधार और व्यापक सदस्यता चाहते थे। दूसरा धड़ा था बोल्शेविक लेनिन के नेतृत्व में, जो अनुशासित, गुप्त और क्रांतिकारी पार्टी चाहते थे। लेनिन बोल्शेविकों के नेता बने। उन्होंने कहा, क्रांति कभी स्वतः नहीं होती, इसके लिए संगठित नेतृत्व और स्पष्ट विचारधारा चाहिए। निर्वासन और प्रचार। लेनिन को बार बार गिरफ्तार किया गया और साइबेरिया भेजा गया, लेकिन हर बार वो और मजबूत होकर लौटा। उसने गुप्त रूप से मजदूरों से संपर्क बनाए, प्रावदा नामक अखबार निकाला। विदेशों में रहते हुए भी उसने रूसी मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किया। लेनिन की विशेषताएं। लेनिन की वैचारिक ताकत कुछ चीजों में थी। स्पष्टता, उसे पता था कि लक्ष्य क्या है। अनुशासन, संगठन को लोहे की तरह मजबूत रखना। साहस, जोखिम उठाने में कभी पीछे न हटना। वास्तविकता, परिस्थितियों को समझकर रणनीति बदलना। निष्कर्ष, इस दौर में लेनिन सिर्फ एक नौजवान क्रांतिकारी नहीं रहा, बल्कि एक वैचारिक नेता बन चुका था। उसकी किताबें और भाषण मजदूरों व किसानों के बीच लोकप्रिय होने लगे। अब रूस की राजनीति में एक नई शक्ति जन्म ले चुकी थी, लेनिन और उसकी बोल्शेविक पार्टी। अध्याय 4। रूस की क्रांतिकारी गतिविधियां और 1905 की क्रांति। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में रूस गहरी समस्याओं से घिरा था। किसानों में भूख और गरीबी, मजदूरों में शोषण और बेरोजगारी, राजनीतिक अधिकारों का अभाव, ज़ार निकोलस द्वितीय की निरंकुश सत्ता। इसी बीच रूस ने जापान से युद्ध 1904 से 1905 छेड़ा। लोग सोचते थे कि रूस एक बड़ी ताकत है और जीत जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा।
जापान ने रूस को हरा दिया। ये पराजय रूस की प्रतिष्ठा पर गहरी चोट थी और जनता में गुस्सा और तेज हो गया। खूनी रविवार, ब्लडी संडे, 9 जनवरी 1905 एक शांतिपूर्ण आंदोलन से क्रांति की शुरुआत हुई। हजारों मजदूर अपने परिवारों के साथ सेंट पीटर्सबर्ग में जार को अर्जी देने निकले। वे चाहते थे काम के घंटे कम हों, वेतन बढ़े और लोकतांत्रिक अधिकार मिले। मजदूर अपने धार्मिक नेता फादर गापोन के नेतृत्व में जार के महल की ओर बढ़े। उनके हाथों में जार की तस्वीरें थीं और वे नारे लगा रहे थे, हमारे पिता, हमें न्याय दो। लेकिन जार की सेना ने गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हो गए। ये दिन इतिहास में दर्ज हुआ, खूनी रविवार। जनता समझ गई कि जार उनके पिता नहीं बल्कि अत्याचारी शासक है। क्रांति की लहर। खूनी रविवार के बाद पूरे रूस में विद्रोह भड़क उठा। कारखानों में हड़तालें, किसानों द्वारा जमींदारों की हवेलियों पर हमले, सैनिकों तक ने विद्रोह करना शुरू किया। सोवियत यानी मजदूर परिषदें बनने लगी। ये परिषदें मजदूरों और किसानों के स्थानीय संगठन थे जो आगे चलकर क्रांति की रीढ़ बने। लेनिन की भूमिका। उस समय लेनिन विदेश में निर्वासन में था, लेकिन उसने इस क्रांति को वैचारिक दिशा दी। उसने कहा, 1905 की क्रांति भले ही सफल न हो, लेकिन ये आने वाली महान क्रांति का पूर्वाभ्यास है। लेनिन ने सोवियतों के महत्व को पहचाना। वो मानता था कि मजदूरों की यही परिषदें आगे चलकर सत्ता का आधार बनेंगी। जार की प्रतिक्रिया। जार निकोलस द्वितीय घबरा गया। उसने जनता को शांत करने के लिए कुछ झूठे वादे किए। एक संसद डूमा बनाने का वादा, सीमित सुधारों की घोषणा। लेकिन असली सत्ता फिर भी जार के हाथ में रही। इस तरह 1905 की क्रांति दबा दी गई, परंतु उसकी गूंज पूरे रूस में बनी रही। परिणाम और महत्व। 1905 की क्रांति ने जनता को संगठित होना सिखाया। पहली बार मजदूर, किसान और सैनिक एकजुट हुए। सोवियत परिषदों का जन्म हुआ, जिसने आगे 1917 की क्रांति की नींव रखी। लेनिन और बोल्शेविकों को जनता के बीच नया समर्थन मिला। निष्कर्ष। 1905 की क्रांति एक अधूरी क्रांति थी, लेकिन यही वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर पूरे साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया। जार का सिंहासन अब पहले जैसा सुरक्षित नहीं रहा। जनता को अपनी ताकत का एहसास हो चुका था। अध्याय 5। निर्वासन, गुप्त जीवन और लेनिन की विचारधारा का प्रसार। 1905 की क्रांति भले ही अधूरी रही हो, लेकिन उसने रूस की जनता और क्रांतिकारियों के भीतर आग जला दी थी। लेनिन जानता था कि ये आग बुझने नहीं देनी है। यही कारण था कि आने वाले सालों में उसने अपना जीवन निर्वासन और गुप्त गतिविधियों में बिताया। परंतु इन कठिनाइयों के बीच ही उसने अपनी विचारधारा को और धार दिया। निर्वासन का जीवन। क्रांति असफल होने के बाद ज़ारशाही ने बोल्शेविकों पर दमन बढ़ा दिया। लेनिन को यूरोप में निर्वासन का जीवन बिताना पड़ा। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड और पेरिस जैसे शहरों में। ये निर्वासन सिर्फ शरण नहीं था, बल्कि विचारों की प्रयोगशाला था। लेनिन ने वहां से गुप्त अखबार, इस्क्रा और अन्य लेखन के माध्यम से रूस के क्रांतिकारियों से संपर्क बनाए रखा। विचारों का विकास। लेनिन ने इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट की। पार्टी की भूमिका। क्रांति स्वतः नहीं होगी, इसके लिए एक अनुशासित, केंद्रीकृत और सशक्त पार्टी चाहिए। मजदूर किसान गठबंधन। रूस जैसे कृषि प्रधान देश में केवल मजदूर पर्याप्त नहीं, किसानों को साथ लाना अनिवार्य है। पूंजीवाद का विश्लेषण। लेनिन ने मार्क्स के विचारों को रूस की परिस्थितियों में ढालते हुए ये सिद्ध किया कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम और अंतिम चरण है। सोवियतों का महत्व। 1905 की क्रांति से उसने सीखा कि सोवियत परिषदें भविष्य की सत्ता का आधार बन सकती हैं। गुप्त नेटवर्क। लेनिन ने यूरोप से बैठकर रूस के अंदर गुप्त संगठन बनाए। क्रांतिकारी साहित्य, पर्चे और घोषणाएं चोरी छिपे रूस पहुंचाए जाते। ट्रेन, जहाज और यहाँ तक कि किताबों के भीतर छिपाकर विचारों को फैलाया गया। लेनिन का मानना था, विचार भी गोली की तरह होते हैं, सही समय पर छोड़े जाएं तो साम्राज्य हिला देते हैं। व्यक्तिगत संघर्ष। निर्वासन का जीवन बेहद कठिन था।
आर्थिक तंगी, निरंतर पुलिस की जासूसी और देश से दूर रहने की पीड़ा। लेकिन लेनिन का अनुशासन अद्भुत था। रोजाना घंटों पढ़ना लिखना और क्रांतिकारी साथियों से पत्राचार करना। उसकी पत्नी नादेज़्दा कृप्स्काया ने भी इस संघर्ष में साथ दिया। वे न केवल जीवन साथी थीं बल्कि राजनीतिक साथी भी थीं। परिणाम: निर्वासन के वर्षों ने लेनिन को केवल राजनीतिक नेता ही नहीं बल्कि एक गहरे विचारक के रूप में गढ़ा। बोल्शेविक पार्टी अब ज़ार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने लगी थी। लेनिन के विचार रूस के मजदूरों और किसानों तक धीरे धीरे पहुंच रहे थे। निष्कर्ष: निर्वासन की ये अवधि लेनिन के लिए कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन यही साल उसकी वैचारिक शक्ति की असली परीक्षा थे। इस दौर में तैयार किए गए विचार आगे चलकर 1917 की क्रांति के ईंधन बने। अध्याय 6: प्रथम विश्व युद्ध और रूस की स्थिति। प्रस्तावना: निर्वासन में लेनिन अपने विचारों को तेज कर रहा था, लेकिन रूस की धरती पर एक नई आंधी आने वाली थी। वो आंधी थी प्रथम विश्व युद्ध। ये युद्ध रूस की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को हिला देने वाला साबित हुआ, और इसी युद्ध ने अंततः ज़ारशाही की नींव को हिला दिया। युद्ध का आगाज 1914। 1914 में यूरोप दो गुटों में बंट गया। मित्र राष्ट्र अलाइज, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। मध्य राष्ट्र सेंट्रल पावर्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की। ज़ार निकोलस द्वितीय ने युद्ध में कूदने का फैसला लिया। वो मानता था कि इससे रूस की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और जनता देशभक्ति में डूब जाएगी। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। रूस की युद्ध तैयारी। रूस तकनीकी और औद्योगिक रूप से कमज़ोर था। हथियार और गोला बारूद की भारी कमी थी। लाखों सैनिक बिना पर्याप्त जूतों, कपड़ों और बंदूकों के मोर्चे पर भेज दिए गए। परिणाम ये हुआ कि रूसी सेना को लगातार हार झेलनी पड़ी। जनता की हालत। युद्ध ने रूस की अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर दिया। अनाज, ईंधन और रोजमर्रा की चीजों की भयंकर कमी हो गई। शहरों में भूखमरी, लंबी लंबी लाइनें और महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। गांवों में किसान फौज में भेजे गए, खेत खाली पड़ गए। सेना का मनोबल। लाखों सैनिक मारे गए या घायल हुए। जो बचे थे वे थक चुके थे और अब ज़ार के आदेशों को मानने को तैयार नहीं थे। मोर्चे पर जगह जगह विद्रोह और भगदड़ शुरू हो गई। लेनिन का दृष्टिकोण। इस दौरान लेनिन स्विट्जरलैंड में निर्वासन में था। उसने युद्ध को साम्राज्यवादी लुटेरों का युद्ध कहा। लेनिन का तर्क था, ये युद्ध जनता के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों और साम्राज्यवादी शक्तियों के लिए है। उसने मजदूरों और किसानों से अपील की कि वे इस युद्ध का समर्थन न करें बल्कि इसे गृह युद्ध में बदल दें। बोल्शेविकों की रणनीति। बोल्शेविक पार्टी ने नारा दिया, युद्ध समाप्त करो, शांति और रोटी दो। ये नारा भूखी और थकी हुई जनता के दिल तक जा पहुंचा। 1915 से 1916 तक रूस के बड़े बड़े शहरों में हड़तालें और विद्रोह बढ़ने लगे। ज़ार की कमजोरी। ज़ार निकोलस द्वितीय युद्ध में लगातार असफल हो रहा था। जनता का गुस्सा अब सीधा शाही परिवार पर था। ज़ार की पत्नी अलेक्जेंड्रा और उनके रहस्यमयी सलाहकार रासपुतिन ने लोगों में और अविश्वास फैला दिया। ये स्थिति ज़ारशाही के पतन का संकेत थी। निष्कर्ष: प्रथम विश्व युद्ध रूस के लिए अभिशाप साबित हुआ। इस युद्ध ने न केवल लाखों सैनिकों की जान ली बल्कि ज़ार की सत्ता को भी खोखला कर दिया। भूख, गरीबी और हार से त्रस्त जनता अब विद्रोह के लिए तैयार थी, और लेनिन, जो दूर बैठा इस क्षण का इंतजार कर रहा था, समझ चुका था कि अब इतिहास एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। अध्याय 7: फरवरी 1917 की क्रांति। प्रस्तावना: प्रथम विश्व युद्ध ने रूस को झकझोर कर रख दिया था। गरीबी, भूख, महंगाई और निरंतर हार से जनता अब टूट चुकी थी। युद्ध के 3 सालों बाद वो क्षण आ गया जिसने रूसी साम्राज्य की नींव को हिला दिया। ये था फरवरी 1917 का महान जनविद्रोह। पेट्रोग्राड की शुरुआत। फरवरी 1917 में राजधानी पेट्रोग्राड, आज का सेंट पीटर्सबर्ग में हालात बेहद खराब थे। अनाज और रोटी की भारी कमी थी। लंबी कतारों में खड़ी औरतें और बच्चे भूख से रो रहे थे। मजदूर लगातार हड़तालों पर थे।
23 फरवरी महिला दिवस को पेट्रोग्राड की सड़कों पर हजारों महिलाएं नारे लगाती हुई निकल पड़ीं, हमें रोटी दो। उनके साथ मजदूर और फिर सैनिक भी जुड़ते चले गए। आंदोलन का फैलाव। अगले दिनों में पूरा शहर विद्रोह की लपटों में घिर गया। पुलिस और सेना ने दमन की कोशिश की, लेकिन इस बार हालात अलग थे। कई सैनिकों ने जनता पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और खुद ही विद्रोहियों से जुड़ गए। ये बगावत अब सिर्फ मजदूर आंदोलन नहीं रही, बल्कि एक जन क्रांति बन गई। जार की सत्ता का पतन। जार निकोलस द्वितीय युद्ध से लौटते समय राजधानी पहुंचा, लेकिन हालात उसके नियंत्रण से बाहर थे। रेलवे कर्मचारी, टेलीफोन ऑपरेटर, यहां तक कि सरकारी अफसर भी विद्रोहियों के साथ खड़े हो गए। 27 फरवरी तक पेट्रोग्राड की सड़कों पर ज़ारशाही का कोई असर नहीं बचा। अंततः 2 मार्च 1917 को ज़ार ने सिंहासन छोड़ने की घोषणा कर दी। इस तरह रोमनोव वंश का 300 साल पुराना साम्राज्य ध्वस्त हो गया। अस्थायी सरकार का गठन। ज़ारशाही के पतन के बाद रूस में अस्थायी सरकार, प्रोविशनल गवर्नमेंट बनी। ये सरकार उदारवादी नेताओं और कुछ समाजवादी नेताओं से बनी थी। उन्होंने लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सुधारों का वादा किया, लेकिन असली सत्ता अभी भी जनता के हाथ में नहीं आई थी। सोवियतों का उदय। इसी बीच मजदूरों और सैनिकों ने अपने अपने सोवियत परिषदें बनानी शुरू कर दी। पेट्रोग्राड सोवियत सबसे शक्तिशाली बनी। अब रूस में एक अजीब स्थिति थी, ऊपर से अस्थायी सरकार, नीचे से सोवियतों की ताकत। इसे इतिहासकारों ने कहा द्वैध सत्ता, ड्यूअल पावर। लेनिन की प्रतिक्रिया। फरवरी क्रांति के समय लेनिन अभी स्विट्जरलैंड में निर्वासन में था। जब उसे खबर मिली कि ज़ारशाही गिर गई है, तो उसने कहा, ये तो केवल शुरुआत है, असली क्रांति अभी बाकी है। लेनिन ने साफ कहा कि अस्थायी सरकार जनता की नहीं, बल्कि पूंजीपतियों की सरकार है। उसके अनुसार असली सत्ता सोवियतों को मिलनी चाहिए। परिणाम और महत्व। फरवरी क्रांति ने रूस में निरंकुश ज़ारशाही का अंत कर दिया। जनता को आज़ादी और लोकतंत्र की झलक मिली, लेकिन रोटी, शांति और ज़मीन की समस्या अभी भी अनसुलझी थी। ये असंतोष आगे चलकर अक्टूबर क्रांति का रास्ता खोलेगा। निष्कर्ष। फरवरी 1917 की क्रांति रूस के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ थी। इसने जनता को ये विश्वास दिलाया कि वे साम्राज्य को गिरा सकते हैं। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था, क्या सत्ता सचमुच जनता के हाथ में आएगी? अध्याय 8। लेनिन की वापसी और अप्रैल थीसिस। फरवरी 1917 की क्रांति ने ज़ारशाही को उखाड़ फेंका, लेकिन असली सत्ता अब भी जनता के हाथ में नहीं थी। अस्थायी सरकार और सोवियतों के बीच द्वैध सत्ता बनी हुई थी। ऐसे समय में लेनिन ने निर्वासन से रूस लौटकर क्रांति की दिशा बदल दी। उसकी अप्रैल थीसिस ने पूरे आंदोलन को नया रास्ता दिया। लेनिन की रूस वापसी। फरवरी क्रांति के बाद लेनिन स्विट्जरलैंड में था। वो रूस लौटना चाहता था, लेकिन युद्ध के कारण सीधे सफर करना मुश्किल था। जर्मनी ने उसे सील्ड ट्रेन में रूस भेजने की इजाज़त दी, क्योंकि वे चाहते थे कि लेनिन रूस में अराजकता फैलाए और रूस युद्ध से बाहर हो जाए। अप्रैल 1917 में लेनिन पेट्रोग्राड पहुंचा। रेलवे स्टेशन पर मजदूरों और बोल्शेविक कार्यकर्ताओं ने उसका जोरदार स्वागत किया। जनता की उम्मीदें। अस्थायी सरकार ने कुछ सुधार किए, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता और राजनीतिक कैदियों की रिहाई, लेकिन युद्ध अब भी जारी था। किसान अब भी जमीन से वंचित थे। मजदूरों को रोटी और काम की समस्या सताती रही। जनता को लग रहा था कि अस्थायी सरकार उनके असली मुद्दे हल करने में नाकाम है। अप्रैल थीसिस। लेनिन ने पेट्रोग्राड पहुंचते ही अपनी प्रसिद्ध घोषणाएं की, जिन्हें इतिहास में अप्रैल थीसिस कहा जाता है। उनके मुख्य बिंदु थे: युद्ध समाप्त करो, रूस को तुरंत प्रथम विश्वयुद्ध से बाहर आना चाहिए, संपूर्ण सत्ता सोवियतों को, अस्थायी सरकार अवैध है, सत्ता मजदूरों और किसानों की परिषदों सोवियतों को मिलनी चाहिए, जमीन का बंटवारा, जमींदारों की सारी जमीनें जब्त कर किसानों में बांट दी जाएं, उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण, कारखानों और उत्पादन पर मालिकों नहीं बल्कि मजदूरों का अधिकार होना चाहिए, नई पार्टी लाइन, बोल्शेविकों को अन्य समाजवादियों मेनशेविकों से अलग अपनी स्वतंत्र क्रांतिकारी राह अपनानी होगी। असर। शुरू में कुछ बोल्शेविक नेताओं को लगा कि लेनिन बहुत आगे निकल गया है,
लेकिन जनता के बीच लेनिन के नारे गूंजने लगे, शांति, रोटी और जमीन। ये नारा युद्ध से थकी जनता के दिलों तक पहुंच गया। मजदूर और सैनिक धीरे धीरे बोल्शेविकों के पक्ष में आने लगे। अस्थायी सरकार पर संकट। अस्थायी सरकार युद्ध जारी रखना चाहती थी। इससे जनता का विश्वास और कमजोर हुआ। बोल्शेविक पार्टी अब विरोध की सबसे मजबूत ताकत बन गई। लेनिन ने कहा, फरवरी क्रांति सिर्फ पहला चरण थी, अब दूसरा चरण आएगा, जिसमें सत्ता मजदूरों और किसानों के हाथ में होगी। निष्कर्ष: लेनिन की वापसी और अप्रैल थीसिस ने रूसी क्रांति की दिशा बदल दी। उसने जनता के सबसे बड़े सवालों शांति, रोटी और जमीन को सीधे संबोधित किया। अब अस्थायी सरकार और बोल्शेविकों के बीच सीधा टकराव अवश्यंभावी था। अध्याय 9: जुलाई दिवस और असफल विद्रोह। प्रस्तावना: अप्रैल थीसिस के बाद रूस की राजनीति बदल चुकी थी। जनता बोल्शेविकों की ओर आकर्षित होने लगी थी, लेकिन अस्थायी सरकार भी सत्ता बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही थी। इस संघर्ष का पहला बड़ा विस्फोट हुआ जुलाई दिवस, जुलाई डेज। ये विद्रोह असफल रहा, लेकिन उसने आने वाले तूफान की आहट जरूर दे दी। पृष्ठभूमि: अप्रैल के बाद जनता को उम्मीद थी कि अस्थायी सरकार युद्ध समाप्त करेगी, लेकिन सरकार ने जर्मनी के खिलाफ नया सैन्य अभियान शुरू कर दिया। ये अभियान बुरी तरह असफल रहा और हजारों सैनिक मारे गए। भूख, महंगाई और असफल युद्ध से जनता का गुस्सा और बढ़ गया। जुलाई दिवस की शुरुआत 3 से 7 जुलाई 1917 है। पेट्रोग्राड के मजदूर और सैनिक सड़कों पर उतर आए। वे नारे लगा रहे थे, संपूर्ण सत्ता सोवियतों को दो। प्रदर्शनकारियों ने अस्थायी सरकार के खिलाफ विद्रोह का रूप ले लिया। हजारों लोग हथियार लेकर राजधानी की सड़कों पर घूमने लगे। बोल्शेविकों की दुविधा: ये विद्रोह स्वतः स्फूर्त था। बोल्शेविक पार्टी ने इसे शुरू नहीं किया था, लेकिन जनता लेनिन और बोल्शेविकों से नेतृत्व चाहती थी। लेनिन ने शुरुआत में कहा, ये समय अभी नहीं है। उसे डर था कि जनता पूरी तैयारी के बिना विद्रोह में कूद रही है। फिर भी बोल्शेविकों ने जनता का साथ दिया ताकि उनका विश्वास न टूटे। अस्थायी सरकार की प्रतिक्रिया: अस्थायी सरकार ने सेना और पुलिस को बुलाकर विद्रोह को दबा दिया। गोलियां चलीं, सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए। बोल्शेविकों के दफ्तरों पर छापे पड़े, पार्टी के अखबार बंद कर दिए गए। लेनिन को जर्मनी का एजेंट बताकर बदनाम किया गया। लेनिन का गुप्त जीवन: जुलाई दिवस की असफलता के बाद लेनिन को गिरफ्तारी का डर था। वो गुप्त रूप से फिनलैंड चला गया। वहां उसने गहराई से सोचना शुरू किया कि आगे क्रांति कैसे की जाए। लेनिन ने लिखा, अब हमें अवैध रूप से काम करना होगा, लेकिन हमारी मंजिल साफ है, सत्ता पर कब्जा। पार्टी पर असर: जुलाई दिवस के बाद बोल्शेविक कमजोर होते दिखे। कई नेता जेल में डाल दिए गए। अस्थायी सरकार ने सोचा कि उसने बोल्शेविक खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, लेकिन हकीकत ये थी कि जनता अब भी युद्ध और भूख से परेशान थी और उन्हें केवल बोल्शेविकों में उम्मीद नजर आती थी। परिणाम और महत्व: जुलाई दिवस एक असफल विद्रोह था, लेकिन इस असफलता ने बोल्शेविकों को ये सबक दिया कि बिना पूरी तैयारी और संगठन के क्रांति नहीं की जा सकती। लेनिन अब और भी सावधान हो गया और उसने तय किया कि अगली बार हमला सीधा और निर्णायक होगा। निष्कर्ष: जुलाई दिवस भले ही असफल रहा, लेकिन उसने रूस की राजनीति को और भी अस्थिर कर दिया। अस्थायी सरकार अब और कमजोर हो चुकी थी और लेनिन समझ चुका था कि अगली बार क्रांति को अधूरा नहीं छोड़ना है। अध्याय 10: कोर्निलोव विद्रोह। प्रस्तावना: जुलाई दिवस की असफलता के बाद अस्थायी सरकार को लगा कि उसने बोल्शेविकों को दबा दिया है, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद रूस को एक और संकट ने घेर लिया। ये संकट आया दाएं पंख से, सेना के शीर्ष कमांडर जनरल लाव्र कोर्निलोव के विद्रोह के रूप में। ये विद्रोह अस्थायी सरकार के लिए घातक साबित हुआ और बोल्शेविकों के लिए नया मौका बन गया। पृष्ठभूमि: जुलाई 1917 के बाद प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर केरेंस्की ने सत्ता संभाली। केरेंस्की चाहता था कि युद्ध जारी रखा जाए और रूस को मजबूत बनाया जाए। दूसरी ओर जनता थक चुकी थी, सेना में अनुशासन टूट चुका था, सैनिक मोर्चा छोड़कर भाग रहे थे। इसी अस्थिरता में जनरल कोर्निलोव ने सोचा, देश को बचाने का एक ही रास्ता है, सेना का कठोर अनुशासन और मजबूत तानाशाही।
कॉर्निलोव की योजना। अगस्त 1917 में कॉर्निलोव ने सेना लेकर पेट्रोग्राड की ओर मार्च करना शुरू किया। उसका उद्देश्य था अस्थायी सरकार को हटाना, सोवियतों और मजदूर संगठनों को कुचलना, रूस में सैन्य तानाशाही स्थापित करना। अस्थायी सरकार का डर। केरेंस्की पहले कॉर्निलोव का समर्थक था, लेकिन अब उसे समझ आया कि कॉर्निलोव खुद ही सत्ता हथियाना चाहता है। अस्थायी सरकार को लगा कि ये सेना की ओर से तख्ता पलट है, लेकिन विडंबना ये थी कि सरकार के पास इस विद्रोह को रोकने की ताकत नहीं थी। बोल्शेविकों का अवसर। संकट की घड़ी में सरकार ने उन्हीं बोल्शेविकों से मदद मांगी जिन्हें कुछ हफ्ते पहले जर्मनी का एजेंट कहा गया था। बोल्शेविकों ने तुरंत मजदूरों और सैनिकों को संगठित किया। रेल कर्मचारियों ने कॉर्निलोव की सेना की ट्रेनों को रोक दिया। टेलीफोन ऑपरेटरों ने संचार व्यवस्था काट दी। मजदूरों और सैनिकों ने हथियार उठाकर पेट्रोग्राड की रक्षा की। कॉर्निलोव की सेना बिना लड़े ही बिखर गई। परिणाम, कॉर्निलोव विद्रोह पूरी तरह असफल रहा। अस्थायी सरकार अपमानित और भी कमजोर हो गई। जनता समझ गई कि केवल बोल्शेविक ही देश को तानाशाही और युद्ध से बचा सकते हैं। बोल्शेविक पार्टी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। सितंबर 1917 तक सोवियतों में बोल्शेविक बहुमत में आने लगे। लेनिन की रणनीति। लेनिन अभी भी गुप्त जीवन में था, लेकिन उसने पार्टी को संदेश भेजा, अब इंतजार मत करो, सत्ता हासिल करने का समय नजदीक है। उसने पार्टी नेताओं को समझाया कि अगली क्रांति निर्णायक और संपूर्ण होनी चाहिए। निष्कर्ष, कॉर्निलोव विद्रोह ने अस्थायी सरकार की कमजोरियों को उजागर कर दिया। जनता को ये विश्वास हो गया कि अब केवल बोल्शेविक ही उनके असली रक्षक हैं। क्रांति की घड़ी पास आ चुकी थी। अध्याय 11। अक्टूबर क्रांति की तैयारियां। प्रस्तावना। कॉर्निलोव विद्रोह की असफलता ने अस्थायी सरकार की जड़ें हिला दी थीं। जनता अब सरकार पर भरोसा नहीं करती थी। बोल्शेविक, जो कभी गुप्त जीवन में छिपे हुए थे, अब मजदूरों, सैनिकों और किसानों की पहली पसंद बन चुके थे। इस अध्याय में हम देखेंगे कैसे लेनिन और बोल्शेविकों ने ऐतिहासिक अक्टूबर क्रांति की योजना बनाई। राजनीतिक हालात। सितंबर 1917। अस्थायी सरकार लगभग पंगु हो चुकी थी। युद्ध जारी था। सेना हतोत्साहित थी। किसान जमीन पर कब्जा करने लगे थे। मजदूर फैक्ट्रियों में हड़ताल कर रहे थे। पेट्रोग्राड और मॉस्को की सोवियतों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण बढ़ गया था। जनता के बीच नया नारा गूंजने लगा था, संपूर्ण सत्ता सोवियतों को, लेनिन की वापसी। फिनलैंड में छिपे लेनिन को खबर मिली कि बोल्शेविक अब बहुमत में हैं। वो भेष बदलकर गुप्त रूप से पेट्रोग्राड वापस लौटा। वहां उसने पार्टी नेताओं को संबोधित किया और कहा, अब समय है निर्णायक कार्रवाई का। अस्थायी सरकार अब सिर्फ एक खोखला खोल है। अगर हम अब इंतजार करेंगे तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। पार्टी के भीतर बहस। कुछ नेताओं जैसे कामेनेव और जिनोविएव का मानना था कि अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वे चाहते थे कि अगला सोवियत सम्मेलन, कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, आने तक इंतजार किया जाए। लेकिन लेनिन का तर्क था, इतिहास किसी सम्मेलन का इंतजार नहीं करता। सत्ता हमें सड़कों पर दिखाई दे रही है, हमें उसे उठाकर लेना है। ट्रॉट्स्की की भूमिका। इस समय तक लियोन ट्रॉट्स्की बोल्शेविकों के साथ पूरी तरह जुड़ चुके थे। उन्होंने पेट्रोग्राड सोवियत के अध्यक्ष के रूप में सेना और मजदूरों को संगठित करना शुरू किया। ट्रॉट्स्की ने रेड गार्ड, लाल सेना को हथियारबंद किया। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से पुल, रेल स्टेशन, टेलीग्राफ ऑफिस और गोदामों पर कब्जे की तैयारी की। जनता की स्थिति। जनता अब किसी भी समय उठ खड़ी होने को तैयार थी। मजदूरों की हड़तालें बढ़ रही थीं। सैनिक अपने अफसरों की नहीं सुनते थे। किसान गांवों में जमींदारों की जमीन बांटने लगे थे। ये अराजकता बोल्शेविकों के पक्ष में थी। लेनिन का अंतिम निर्णय। अक्टूबर 1917 की शुरुआत में लेनिन ने पार्टी को पत्र लिखकर आदेश दिया, हमें तुरंत सशस्त्र विद्रोह की तैयारी करनी होगी। पार्टी की केंद्रीय समिति ने बहस के बाद क्रांति का समर्थन किया। तारीख तय की गई। नवंबर की शुरुआत, पुराने जूलियन कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर। निष्कर्ष, सितंबर और अक्टूबर 1917 में बोल्शेविकों ने गुप्त रूप से एक एक कदम आगे बढ़ाया। सैनिकों, मजदूरों और किसानों का विश्वास पूरी तरह उनके साथ था। लेनिन ने तय कर लिया था कि अब कोई वापसी नहीं है। रूस एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा था और कुछ ही दिनों बाद दुनिया देखेगी अक्टूबर क्रांति। अध्याय 12।
अक्टूबर क्रांति। प्रस्तावना 25 अक्टूबर 1917 नए कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर। ये वो दिन था जब इतिहास ने करवट बदली। बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा किया और स्थायी सरकार गिर गई और दुनिया ने पहली बार समाजवादी क्रांति की विजय देखी। इस अध्याय में हम उन 2 दिनों की घटनाओं का रोमांचक वृत्तांत सुनेंगे जिन्हें इतिहास में अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। 24 अक्टूबर 1917 क्रांति की शुरुआत। सुबह से ही रेड गार्ड और मजदूरों ने रणनीतिक जगहों पर कब्जा करना शुरू किया। ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन, टेलीग्राफ ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, बिजली घर और हथियारों के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। सैनिकों और नाविकों ने बोल्शेविकों का साथ दिया। पूरा पेट्रोग्राड लगभग बिना खून खराबे के बोल्शेविकों के नियंत्रण में आ गया। विंटर पैलेस, सत्ता का प्रतीक। अस्थायी सरकार का मुख्यालय था विंटर पैलेस। प्रधानमंत्री केरेंस्की सुबह ही कार से भाग गया और बाद में अमेरिका चला गया, लेकिन बाकी मंत्री पैलेस में डटे रहे। रेड गार्ड और नाविकों ने पैलेस को घेर लिया। 25 अक्टूबर 1917 निर्णायक हमला। शाम होते होते लेनिन ने घोषणा की, अस्थायी सरकार को हटा दिया गया है। रूस की सत्ता अब सोवियतों के हाथ में है। रात 9 बजे तोपों से पैलेस पर चेतावनी भरे गोले दागे गए। नाविकों और मजदूरों ने पैलेस में घुसकर मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया। लगभग बिना किसी बड़े युद्ध के अस्थायी सरकार का अंत हो गया। दूसरी ओर सोवियत कांग्रेस। उसी समय पेट्रोग्राड में सर्व रूसी सोवियत कांग्रेस चल रही थी। जब खबर पहुंची कि अस्थायी सरकार गिर चुकी है, पूरा हॉल गूंज उठा। लेनिन वहां पहुंचे और ऐतिहासिक घोषणा की, हम अब तुरंत शांति की पेशकश करेंगे। हम जमीन किसानों को देंगे, हम मजदूरों के अधिकार सुरक्षित करेंगे और हम एक नई समाजवादी सरकार बनाएंगे। जनता की प्रतिक्रिया। मजदूरों और सैनिकों ने सड़कों पर जश्न मनाया। लोग नारे लगा रहे थे, संपूर्ण सत्ता सोवियतों को। रूस के गरीब और दबे कुचले वर्ग ने पहली बार महसूस किया कि सत्ता वास्तव में उनके हाथों में आ सकती है। दुनिया पर असर। दुनिया के अखबारों ने इसे रूस में तख्ता पलट कहा, लेकिन असल में ये इतिहास की पहली सफल समाजवादी क्रांति थी। इससे पूरी दुनिया के मजदूर आंदोलनों में नई ऊर्जा आ गई। पूंजीवादी दुनिया हिल गई और साम्राज्यवादी शक्तियां अब सोवियत रूस की दुश्मन बन गईं। निष्कर्ष। 25 अक्टूबर 1917 को रूस में सत्ता की बागडोर मजदूरों, किसानों और सैनिकों की सोवियतों ने संभाली। अध्याय 13 नई सोवियत सरकार और पहले फरमान। प्रस्तावना 25 अक्टूबर की रात सत्ता बोल्शेविकों के हाथ में आ चुकी थी। अस्थायी सरकार का अंत हो गया था। अब सवाल था, रूस को कौन चलाएगा? लेनिन और उनके साथियों ने एक नई सरकार बनाई, जिसे दुनिया ने सोवियत सरकार या काउंसिल ऑफ पीपल्स कमिसार्स सोवनारकॉम के नाम से जाना। इस अध्याय में हम देखेंगे कि सत्ता संभालते ही लेनिन ने कौन से ऐतिहासिक फैसले लिए। सोवियत सरकार का गठन। 26 अक्टूबर 1917 को दूसरा अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस, सेकेंड कांग्रेस ऑफ सोवियट्स में नई सरकार की घोषणा की। सरकार का नाम रखा गया सोवनारकॉम, काउंसिल ऑफ पीपल्स कमिसार्स। इसमें लेनिन को प्रधान प्रीमियर बनाया गया, ट्रॉट्स्की को विदेश मामलों का प्रमुख, स्टालिन को राष्ट्रीयताओं का प्रमुख और अन्य बोल्शेविक नेताओं को अलग अलग विभाग दिए गए। पहला ऐतिहासिक फरमान, शांति का फरमान। लेनिन ने सबसे पहले पीस डिक्री, शांति का आदेश पेश किया। इसमें कहा गया, हम सभी युद्धरत देशों से तुरंत युद्ध रोकने और न्यायपूर्ण शांति के लिए बातचीत करने का आह्वान करते हैं। रूस के सैनिकों के लिए ये राहत की खबर थी। पहली बार किसी सरकार ने खुले तौर पर युद्ध समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। दूसरा ऐतिहासिक फरमान, जमीन का फरमान। लेनिन ने लैंड डिक्री, भूमि आदेश पेश किया। इसमें कहा गया, जमींदारों की सारी जमीन बिना मुआवजे के किसानों को दी जाएगी। जमीन खरीदी बेची नहीं जाएगी, केवल काम करने वालों को ही इसका अधिकार होगा। ये फैसला किसानों के लिए आज़ादी की तरह था। तीसरा कदम, मजदूरों के अधिकार। फैक्ट्रियों और उद्योगों में मजदूर नियंत्रण लागू किया गया। अब मजदूर समितियां उत्पादन और कामकाज पर निगरानी रखती थीं। काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए गए।
मजदूरों को पहली बार राजनीतिक और सामाजिक सम्मान मिला। चौथा कदम, समानता और राष्ट्रीयता। सोवियत सरकार ने घोषणा की कि रूस की सभी राष्ट्रीयताओं को समान अधिकार हैं। किसी भी जाति, भाषा या धर्म के खिलाफ भेदभाव नहीं होगा। मुस्लिमों, यहूदियों और एशियाई समुदायों को पहली बार बराबरी की गारंटी दी गई। समाज और जनता की प्रतिक्रिया। मजदूरों और किसानों ने इन फैसलों का जोरदार स्वागत किया, लेकिन अमीर वर्ग, जमींदार और पूंजीपति वर्ग नाराज हो गए। रूस के भीतर नए गृहयुद्ध की आहट सुनाई देने लगी। विपक्ष और आलोचना। समाजवादी क्रांतिकारी एसआर और मेंशेविक दल ने इस सरकार का बहिष्कार किया। उनका कहना था कि बोल्शेविकों ने तख्ता पलट किया है। विदेशी अखबारों ने भी सोवियत सरकार को गैरकानूनी कहा, लेकिन जनता बोल्शेविकों के साथ खड़ी रही। निष्कर्ष: अक्टूबर क्रांति के तुरंत बाद लेनिन और सोवियत सरकार ने शांति, जमीन और मजदूरों के लिए जो ऐतिहासिक फरमान जारी किए, उन्होंने रूस की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अब ये सरकार सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्रांति की प्रतीक बन चुकी थी। अध्याय 14: रूसी गृहयुद्ध और विदेशी हस्तक्षेप। प्रस्तावना: अक्टूबर क्रांति ने बोल्शेविकों को सत्ता तो दे दी, लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। रूस के भीतर और बाहर दोनों ओर से दुश्मन तैयार थे। जमींदार, पूंजीपति, पुरानी सेना के अफसर, विदेशी ताकतें, सब मिलकर बोल्शेविक सरकार को गिराना चाहते थे। यही संघर्ष आगे चलकर रूसी गृहयुद्ध 1918 से 1921 के रूप में सामने आया। गृहयुद्ध की शुरुआत। बोल्शेविकों ने जमीन किसानों को और फैक्ट्रियां मजदूरों को दी। इससे अमीर वर्ग, जमींदार और उद्योगपति नाराज हो गए। वे सब मिलकर व्हाइट आर्मी, श्वेत सेना बनाने लगे। इस सेना में जार के समर्थक, समाजवादी क्रांतिकारी और अन्य बोल्शेविक विरोधी शामिल थे। लाल सेना का गठन। लेनिन जानते थे कि सत्ता बचाने के लिए मजबूत सेना चाहिए। इस काम के लिए ट्रॉट्स्की को जिम्मेदारी दी गई। ट्रॉट्स्की ने रेड आर्मी, लाल सेना का गठन किया। उसने सैनिकों को अनुशासन में रखा, ट्रेनिंग दी और नए हथियारों से लैस किया। रेड आर्मी धीरे धीरे मजबूत होती गई। विदेशी हस्तक्षेप। यूरोप और अमेरिका की पूंजीवादी सरकारें बोल्शेविक क्रांति से डर गई थीं। उन्हें लगा कि अगर रूस में समाजवाद सफल हुआ तो उनकी जनता भी विद्रोह कर सकती है। इसलिए ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और अमेरिका ने रूस में सेना भेजी। इन विदेशी ताकतों ने व्हाइट आर्मी को धन, हथियार और सैनिक सहायता दी। भीषण संघर्ष। रूस चारों ओर से युद्धभूमि में बदल गया। उत्तर में ब्रिटिश, दक्षिण में फ्रांसीसी, पूर्व में जापानी और बीच में व्हाइट आर्मी। रेड आर्मी ने कई बार पीछे हटकर फिर पलटवार किया। लाखों सैनिक और आम लोग इस युद्ध में मारे गए। भूख और बीमारी ने हालात और भयावह बना दिए। लाल सेना की जीत। ट्रॉट्स्की की रणनीति और मजदूर किसानों के समर्थन से रेड आर्मी धीरे धीरे जीतने लगी। 1920 तक व्हाइट आर्मी बिखर गई। विदेशी सेनाएं भी रूस से लौटने लगीं। 1921 तक बोल्शेविकों की सत्ता पूरे रूस में मजबूत हो गई। युद्ध की कीमत। इस गृहयुद्ध में लगभग 70 लाख लोग मारे गए। गांव-गांव तबाह हो गए। उद्योग और कृषि दोनों बुरी तरह टूट गए। लेकिन बोल्शेविक सत्ता कायम रही और सोवियत संघ की नींव और मजबूत हो गई। निष्कर्ष: रूसी गृहयुद्ध बोल्शेविकों के लिए जीवन मरण का संघर्ष था, लेकिन मजदूरों और किसानों के समर्थन से उन्होंने व्हाइट आर्मी और विदेशी ताकतों को पराजित कर दिया। अब सोवियत सरकार न केवल एक राजनीतिक ताकत थी, बल्कि जनता के लिए संघर्ष और जीत का प्रतीक बन चुकी थी। अध्याय 15: लेनिन की नीतियां और नई आर्थिक नीति। एनईपी। प्रस्तावना: गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद रूस खंडहर बन चुका था। उद्योग ठप थे, खेत बंजर पड़े थे और लोग भूख से मर रहे थे। बोल्शेविक सत्ता तो बच गई थी, लेकिन देश को चलाना अब सबसे बड़ी चुनौती थी। ऐसे में लेनिन ने साहसिक कदम उठाए और एक नई राह चुनी, जिसे इतिहास में नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी (NEP) के नाम से जाना जाता है। युद्धकालीन नीतियां। वॉर कम्युनिज्म। गृहयुद्ध के दौरान सरकार ने वॉर कम्युनिज्म लागू किया था। इसमें किसानों से अनाज जबरदस्ती लिया जाता था। उद्योग पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में थे।
मजदूरों को राशन बांटा जाता था, लेकिन स्वतंत्र व्यापार बंद था। इस नीति ने युद्ध के समय तो काम किया, लेकिन शांति के बाद ये जनता पर भारी पड़ने लगी। जनता का असंतोष। गांवों में किसान विद्रोह करने लगे, शहरों में मजदूर हड़ताल पर उतर आए, पेट्रोग्राड और मॉस्को में भूखमरी फैल गई। सबसे बड़ा झटका क्रोनस्टाट नाविक विद्रोह 1921 था। ये वही नाविक थे जिन्होंने अक्टूबर क्रांति में बोल्शेविकों का साथ दिया था। अब वे नारे लगा रहे थे, संपूर्ण सत्ता सोवियतों को, लेकिन बोल्शेविकों के बिना। लेनिन का कठिन निर्णय। लेनिन समझ गए कि अगर स्थिति नहीं बदली तो बोल्शेविक सत्ता भी डगमगा सकती है। उन्होंने घोषणा की, हमें अस्थायी रूप से पीछे हटना होगा ताकि आगे बढ़ सके, और इसी सोच से जन्मी नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति NEP। मुख्य बिंदु, किसानों को राहत। अब उनसे जबरन अनाज नहीं लिया जाएगा। किसान अपनी उपज का कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में देंगे और बाकी बाजार में बेच सकेंगे। छोटे व्यापार की छूट। छोटे उद्योग और दुकानें निजी हाथों में वापस दी गई। लोग स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते थे। बड़े उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण। रेलवे, कोयला, इस्पात जैसे बड़े उद्योग सरकार के हाथ में ही रहे। मुद्रा और बाजार का पुनर्जीवन। बाजार व्यवस्था को आंशिक रूप से बहाल किया गया। नई मुद्रा जारी की गई, जिससे लेन देन आसान हुआ। परिणाम, कुछ ही वर्षों में कृषि और व्यापार में सुधार होने लगा। बाजारों में अनाज और वस्तुएं आने लगी। शहरों में भूखमरी कम हुई। लेकिन अमीर किसान, कुलक और व्यापारी फिर से उभरने लगे, जिससे समाजवादी विचारधारा को चुनौती भी मिली। लेनिन की दृष्टि। लेनिन ने कहा, NEP कोई स्थायी नीति नहीं है, ये सिर्फ अस्थायी पीछे हटना है। असली मंजिल समाजवाद ही है। उनके अनुसार रूस अभी इतना विकसित नहीं था कि सीधे समाजवाद में प्रवेश कर सके। पहले अर्थव्यवस्था को स्थिर करना जरूरी था। निष्कर्ष, नई आर्थिक नीति लेनिन की व्यावहारिक सोच का उदाहरण थी। उन्होंने विचारधारा से समझौता किए बिना हालात के अनुसार रास्ता बदला। इस नीति ने सोवियत रूस को गृह युद्ध की तबाही से निकालकर नई स्थिरता की ओर बढ़ाया। अध्याय 16। लेनिन के अंतिम वर्ष और उनकी विरासत। प्रस्तावना। लेनिन ने रूस को क्रांति की आग से गुजारकर एक नए युग की शुरुआत की, लेकिन गृह युद्ध और लगातार संघर्ष ने उनके स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित किया। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने न केवल बीमारी से लड़ाई लड़ी, बल्कि सोवियत संघ के भविष्य की दिशा तय करने के लिए भी चिंतित रहे। इस अध्याय में हम देखेंगे लेनिन के अंतिम वर्ष, उनकी राजनीतिक सोच और उनकी विरासत। बीमारी की शुरुआत। 1922 में लेनिन गंभीर रूप से बीमार पड़ने लगे। उन्हें कई बार स्ट्रोक, पक्षाघात आया। धीरे धीरे उनका बोलना और चलना फिरना कठिन हो गया। डॉक्टरों ने उन्हें राजनीति से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन लेनिन मानसिक रूप से सक्रिय रहे। लेनिन का राजनीतिक वसीयतनामा। बीमारी के दौरान लेनिन ने अपनी प्रसिद्ध टेस्टामेंट वसीयतनामा लिखा। इसमें उन्होंने भविष्य के नेतृत्व को लेकर अपनी राय दी। उन्होंने स्टालिन की कठोरता और शक्ति के केंद्रीकरण पर चिंता जताई। साथ ही ट्रॉट्स्की की क्षमताओं की सराहना की, लेकिन उनके अत्यधिक आत्मविश्वास को भी चेतावनी दी। लेनिन चाहते थे कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर आधारित हो, न कि किसी एक व्यक्ति के प्रभुत्व पर। सोवियत संघ का गठन। 1922 में लेनिन की पहल पर सोवियत संघ USSR यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना हुई। इसमें रूस के अलावा यूक्रेन, बेलारूस और कॉकसस क्षेत्र की गणराज्य शामिल की गईं। ये कदम लेनिन के अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को दर्शाता था। समाजवाद केवल रूस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विश्वव्यापी होगा। लेनिन के अंतिम महीने। 1923 तक लेनिन लगभग पूरी तरह राजनीति से दूर हो गए। उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता रहा। 21 जनवरी 1924 को लेनिन का निधन हो गया। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर पूरा रूस शोक में डूब गया। जनता की प्रतिक्रिया। लाखों लोग मॉस्को पहुंचे और उनके अंतिम दर्शन किए। लेनिन को जनता का नेता और क्रांति का प्रतीक कहा गया। बाद में उनके शरीर को संरक्षित कर लेनिन समाधि लेनिन की मौसोलियम में रखा गया। लेनिन की विरासत। लेनिन ने दुनिया को दिखाया कि मजदूर और किसान सत्ता हासिल कर सकते हैं।
उन्होंने क्रांति को सिर्फ किताबों से बाहर निकालकर वास्तविकता में बदला। सोवियत संघ उनकी सोच का परिणाम था, जिसने 20वीं सदी की राजनीति और विश्व व्यवस्था को बदल दिया। उनकी विरासत आज भी बहस और प्रेरणा का विषय है। क्या उन्होंने मजदूरों को मुक्ति दी या एक कठोर तानाशाही की नींव रखी? पर इसमें संदेह नहीं कि लेनिन इतिहास के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। निष्कर्ष: लेनिन का जीवन क्रांति, संघर्ष और दूरदर्शिता की कहानी है। उनके अंतिम वर्ष भले ही बीमारी और चिंताओं से भरे थे, लेकिन उनकी सोच और विरासत ने पूरी दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी। सोवियत संघ आने वाले दशकों तक उनकी कल्पना और विचारों का जीवित स्मारक बना रहा। रेडियो पाठशाला की इस लंबी यात्रा में हमने लेनिन की पूरी जीवन गाथा सुनी। एक ऐसा जीवन जिसने न सिर्फ रूस बल्कि पूरे विश्व के इतिहास को बदल दिया। लेनिन ने हमें सिखाया कि अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। विचार, साहस और संगठन की ताकत से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। और ये कि इतिहास केवल राजा महाराजाओं का नहीं होता, बल्कि आम मजदूर और किसान भी उसे नया रूप दे सकते हैं। 21 जनवरी 1924 को लेनिन भले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। उनका सपना था एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान बराबर हो, जहां कोई भूखा ना रहे, जहां न्याय और समानता हर व्यक्ति का अधिकार हो। दोस्तों, ये गाथा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी अपने समय के अन्याय और कठिनाइयों के खिलाफ वैसा ही साहस दिखा सकते हैं? इसी सवाल के साथ हम इस ऑडियो बुक को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद जो आपने इस ऐतिहासिक यात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाया। आप सुन रहे थे लेनिन की जीवन गाथा, केवल रेडियो पाठशाला पर।